प्रेमा जी अपने गांव में रहती हैं। बेटा और बहू मुंबई में रहते हैं। लगभग 6 साल हो गए थे तब उनके बेटा और बहू आए थे। तब से इतने साल हो गए वह गांव ही नहीं आए थे, ना ही अपनी माँ को कभी मुंबई में बुलाते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी गांव में रहने वाली माँ शहर में आए और उनकी सोसाइटी में बेइज्जती हो। प्रेमा जी अपने गांव में अपने बेटे को देखने के लिए तड़पा करती थी, लेकिन बेटे और बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं थी। यहाँ तक कि उनके एक पोता भी हो गया था। आज तक उन्होंने अपने पोते का मुंह भी नहीं देखा था। वह अपने पोते से मिलने के लिए तड़पा करती थी। वह चाहती थी कि मरने से पहले अपने पोते का मुंह तो देख लूं। तो दोस्तों, मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मोहित ने फ़ोन पर पूछा तो प्रेमा जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज़ तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी के कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। बहुत समय बाद फ़ोन किया है, आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी मोहित ने कहा, वह माँ, बात ऐसी है ना कि काम की व्यस्तता के कारण मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, और पिताजी के जाने के बाद आप भी तो बहुत अकेली हो गई हो ना, इसलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि आप अब हमारे साथ ही रहें। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही प्रेमा जी की आंखें भर आईं। वर्षों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। तो बेटे के मोह में बंधी प्रेमा जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर मोहित ने कहा, माँ, मैं 1 सप्ताह के बाद का टिकट करवा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और कपड़े की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इससे पहले कि प्रेमा जी कुछ कारण पूछती, उससे पहले ही उनके बेटे मोहित ने कहा, माँ, बात यह है कि मैं यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीदा हूँ और उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। बेटे की बात सुनकर प्रेमा जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ, उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाएगा, लेकिन फैक्ट्री तो मैं बेच नहीं सकती। कपड़े की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ है। फैक्ट्री ना बेचने की बात सुनकर मोहित का मुंह बन गया, लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर मोहित ने फ़ोन रख दिया। आज पूरे 6 महीने बाद प्रेमा जी के बेटे मोहित ने उन्हें फ़ोन किया था। काफ़ी समय से प्रेमा जी गुमसुम सी रहती थी। आज जब उनके बेटे का फ़ोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन फ़ोन उठाते ही उनके बेटे ने जो कहा, यह सुनकर वह फिर से उदास हो गई। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फ़ोन आने की खुशी थी, वह खुशी कहीं गायब सी हो गई। सब कुछ शून्य हो गया, परंतु उनके मन को तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहने को मिलेगा, जिसके लिए वह वर्षों से तरस रही थी। इसलिए अपने बेटे के कहने पर वह अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो प्रेमा जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वर्षों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय प्रेमा जी के पास कुछ ज़मीनें थी जो उनके ससुर जी ने उनके नाम पर करवा दी थी, जिसके सहारे अब उनका अच्छा गुजारा होने लगा था। परंतु अपने बेटे मोहित की उच्च शिक्षा का खर्च निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी ज़मीनें बेच दी। लेकिन
फिर घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया और इसके लिए उन्होंने कपड़े सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके सिलाई के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरे की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ था। वे औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन पाई हैं। प्रेमा जी का बेटा मुंबई में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया था। मुंबई में रहते हुए ही उसने एक मॉडर्न लड़की से शादी भी कर ली। उसका 6 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार मोहित अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई नई शादी की हुई थी, परंतु उसकी मॉडर्न पत्नी को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए 4 दिनों में ही वे दोनों लोग चलते बने और उसके बाद कभी गांव नहीं आए। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते थे कि प्रेमा जी का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उनसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? ऐसी बातें सुनकर प्रेमा जी अक्सर परेशान हो जाती थी, धीरज खो देती थी और फूट फूट कर रोने लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के बारे में कोई भी बुरा भला कहे। यह तो प्रेमा जी ही थी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फ़ोन कर दिया करती थी, परंतु 6 महीने से तो उनके बेटे ने उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि एक बार प्रेमा जी ने अपने बेटे के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी, तभी से उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वह अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन प्रेमा जी अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। आखिर माँ जो ठहरी, परंतु आज जब प्रेमा जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा तो यह सुनकर उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती हैं और उन्हें सारी बात कह सुनाती हैं और कहती हैं, सरपंच जी, मेरा बेटा मोहित मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताइए। इस घर को उचित दामों पर बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे प्रेमा दादी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चली जाएंगी तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी सिलाई की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चली जाएंगी तो जितनी भी महिलाएं आपकी सिलाई की फैक्ट्री पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा? सिलाई तो केवल आपके द्वारा दिए गए निर्देश से ही अच्छी होती है। यह बात सुनकर प्रेमा जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। सरपंच से बात करके प्रेमा जी जल्दी से घर के पास में बनी अपनी सिलाई की फैक्ट्री में आती हैं और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती हैं और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली सबसे अनुभवी महिला रागिनी को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, जैसा मैंने सिखाया है, मेरी गैर हाजिरी में यह काम ऐसे ही करवाना। काम रुकना नहीं चाहिए। समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूंगी। सब समझाने के बाद अपने बेटे के यहाँ ले जाने के लिए उनके मन पसंद की मिठाई, स्नैक्स बना लिए और अपने हाथों से सिले कुछ कपड़े ले लेती हैं। उनके जाने की तैयारी पूरी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर उनका मन भी भारी हो जाता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय प्रेमा जी को सभी गांव वाले ट्रेन में छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने
अपने गांव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी और वह ट्रेन मुंबई स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फ़ोन लगाया। जैसे ही मोहित ने फ़ोन उठाया, प्रेमा जी ने तुरंत कहा, बेटा मोहित, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं, परंतु तुम मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। जल्दी से आओ बेटा, मैं बहुत थक गई हूं। अपनी माँ की बात सुनकर मोहित ने कहा, माँ, मैं कल ऑफिस में बहुत थक गया था, इसलिए आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोया हुआ हूँ। तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, इस पते पर तुम ऑटो पकड़कर आ जाना। अपने बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर प्रेमा जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं धरी की धरी रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगी तो मेरे बच्चे मुझे लेने आएंगे और दौड़कर मुझसे गले लगेंगे, लेकिन यहाँ तो वे तेजी से कदम बढ़ाकर ऑटो वाले के पास पहुंची। ऑटो वाले से दिए गए पते पर ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रेमा जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे के घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे पौने घंटे के बाद वे अपने बेटे मोहित के फ्लैट तक पहुंच गई। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। मोहित बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर रहता था और उसी दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। प्रेमा जी का सामान भी बहुत ज़्यादा था, जिसे लेकर 5वें फ्लोर तक जाने के लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाले को उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी, लाइए, मैं आपका सामान ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ऑटो वाले ने तुरंत सारा सामान 5वें फ्लोर पर पहुंचा दिया। प्रेमा जी उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं और डोरबेल बजाती हैं। तब उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला। इतने समय बाद अपने बेटे बहू को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। प्रेमा जी जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ा कर दरवाजे से बाहर निकल गई। यह क्या मोहित, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से प्रेमा जी का पोता देव आया और बोला, दादी, माँ, एक कुत्ता नहीं, हमारे घर में तो 2-2 कुत्ते हैं। प्रेमा जी और भी ज़्यादा घबरा गईं, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय मोहित बोला, माँ घबराओ मत, यह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा, तुम्हें पता है ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काटा था और तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। ना बाबा ना, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो आज ही अपने घर चली जाऊँगी। इतनी बात सुनकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्तों को रस्सी में बांधते हुए बोली, माँ जी, यह कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप बेझिझक अंदर आइए, थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वह प्रेमा जी को अंदर ले आई और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। लेकिन प्रेमा जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी, उल्टा उसका मुंह बना हुआ था। लेकिन प्रेमा जी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाती हैं। प्रेमा जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीज़ें अपनी बहू को देने लगती हैं और सब कुछ देने के बाद मिठाई का डिब्बा निकाल कर मेज पर रख देती हैं। जैसे ही मिठाई का डिब्बा निकालता है, मोहित बौखला उठा और चिल्लाते हुए बोला, आप यहाँ भी घी से बनी मिठाई ले आईं? क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे घी की खुशबू जरा भी पसंद नहीं? मुझे घी वाली मिठाई की महक तक नहीं चाहिए। अपने घर में ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। मोहित के इतना
कहने पर प्रेमा जी तुरंत ही डब्बे को वहाँ से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख दिया। अभी घर पहुँचे उन्हें 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई में ले जाकर सारी बातें बताने लगी। माँ जी, यह हमारा रसोई घर है। राशन का सारा सामान रसोई घर में नीचे की अलमारी में रखा है और कुत्ते के खाने पीने का सामान अलग से बने इस ड्रॉवर में रखा हुआ है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारी बातें और सामान के बारे में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। प्रेमा जी यह सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही यह सारी बातें उनको क्यों समझा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, यह सब बातें क्यों बता रही है। यह बात वे समझ नहीं पा रही थी। इतने में उनका पोता देव बोला, दादी, क्या आपको मालूम है कि हम 1 महीने की छुट्टी के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। हम वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। यह बात सुनकर प्रेमा जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता देव फिर से बोला, अरे दादी माँ, आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने फ़ोन करके आपको यहीं पर बुला लिया है ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल हो सके। यह बात सुनकर तो प्रेमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब तक तो वह यही सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वह कुत्तों से तो बहुत डरती ही रहती थी, अब तो उन्हें उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। यह बात सोचकर प्रेमा जी ने कहा, बेटा, तुम जानते हो ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेले इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा यह सब काम। तभी मोहित ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, आप कैसी बात कर रही हैं माँ? यह कुत्ते बस 2-4 दिन ही आपको परेशान करेंगे, इसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मोहित अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी प्रेमा जी ने तो यह सोचा था कि वह अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बहू ने उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू बोली, माँ जी, आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी, काम वाली बाई तो रोज़ आती है ना, वह आपकी हर काम में मदद कर देगी। खैर, जब रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियाँ मनाने के लिए सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में बची सिर्फ प्रेमा जी, जो कि अकेले घर में रह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो, काम वाली बाई तो आ ही जाएगी तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। उनकी बहू ने फ़ोन पर कहा, माँ जी, काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी। अभी अभी उसका फ़ोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है, तो घर पर सारा काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इतने बड़े घर में प्रेमा जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गईं। वे कुत्तों से बहुत डरती थी, परंतु फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों कुत्ते अनजान चेहरा देखकर बेकाबू हुए जा रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। वे दोनों प्रेमा जी को तंग कर रहे थे। पूरे घर में उधम मचाकर रखा हुआ था। जिस प्रकार से उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, वे उसी तरह से उन्हें खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी और कुछ दिनों में वे दोनों उनकी सारी बात मानने लगे और उनके साथ घुल मिल गए।
शाम के समय प्रेमा जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती थी। धीरे धीरे सोसाइटी के बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई। वे कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना मुरब्बा छोटे छोटे डब्बों में डालकर दे देती थी। जब सोसाइटी के लोगों ने उनके मुरब्बे का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके मुरब्बे की बहुत तारीफ की। यहाँ भी उनके मुरब्बे की मांग होने लगी, परंतु प्रेमा जी अपने बेटे के डर से मुरब्बा नहीं बना पाती थी। एक दिन जब प्रेमा जी अपने कुत्ते को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रही थी, जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी लाल रंग की पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर आकर उसे खोल कर देखा तो उसमें सोने के जेवर थे। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोर गुल की आवाज़ आने लगी। शोर सुनकर प्रेमा जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी हुई है और उसने अपने सोने के गहने कहीं गुम कर दिए हैं। यह सुनकर प्रेमा जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि बेटी तुम्हारे जेवर किस चीज़ में रखे हुए थे। तो उसने बताया कि वह एक लाल रंग की पोटली में रखे थे। यह सुनकर प्रेमा जी तुरंत अपने फ्लैट में गईं। वह पोटली लेकर आईं और उसे देते हुए बोली कि बेटी यह पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी तो मैं इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि यह जिसकी अमानत है मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। प्रेमा जी के इस ईमानदारी और समझदारी पर सोसाइटी के सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाने लगे, जैसा कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। बेटे और बहू की तरफ से प्रेमा जी उस मीटिंग को अटेंड करने गई। मीटिंग में सभी को यह जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वह इसमें भाग ले सकते हैं। फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन प्रेमा जी सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, अरे अम्मा जी आप तो बहुत अच्छा मुरब्बा बनाती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 2 लाख की नगद राशि दी जाएगी। समिति के सभी लोगों की तरफ से आग्रह किए जाने पर प्रेमा जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने मुरब्बा बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और प्रेमा जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट मुरब्बे बनाकर तैयार किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन प्रेमा जी के मुरब्बे का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। फलस्वरूप प्रेमा जी उस प्रतियोगिता को जीत गईं। घर लौटते ही प्रेमा जी सोचने लगी कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है कि आज ही उन्होंने प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए जीते हैं और आज ही उनके बेटा और बहू छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे ही वे अपने घर पहुंची, उनके जाने से पहले ही उनके बेटा बहू अपने बेटे के साथ घर आ चुके थे।
जैसे ही प्रेमा जी घर के अंदर कदम रखती हैं तो घर की हालत देखकर उनके दोनों बेटा बहू आग बबूला हो गए और उन पर गुस्सा करने लगे। प्रेमा जी ने देखा कि पूरा घर उथल पुथल पड़ा है। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए हैं और घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीज़ों को भी तोड़ दिया था। यह सब देखकर प्रेमा जी की बहू अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी थोड़े दिनों के लिए भी आप घर नहीं संभाल पाई, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप जरा देखिए तो पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी प्रेमा जी बोली, बेटा मैंने सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसीलिए पीछे से कुत्तों ने यह हाल कर दिया। देखो तो मैंने प्रतियोगिता में मुरब्बा बनाकर 2 लाख का इनाम जीता है। तभी मोहित बोला, आपने यहाँ भी यह तमाशा शुरू कर दिया। गलती हमारी थी जो हमने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए वह दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर प्रेमा जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें लगातार उनके कानों में गूंजती जा रही थी। वे रात भर सो न सकी और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत बस अड्डे की ओर चली गईं कि तभी उनकी बहू ने देखा कि उनकी सासू माँ कमरे से गायब है। वे दोनों उन्हें खोजने लगे और मोहित ने जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ आप सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा अब मैं अपने घर जा रही हूँ और बस में बैठ चुकी हूँ, जहाँ मेरी इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। मैं तो तुम्हारे घर को अपना घर मानती थी, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की थी, जिससे तुम काम भी करवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे वह तो मैंने तुम्हारे नाम पहले ही करवा दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए प्रेमा जी ने फ़ोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने बेच दिया था, लेकिन अब वह अपनी सिलाई की फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहने लगी। उन्होंने अपनी सिलाई के काम को और आगे बढ़ाया। कपड़े की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 30 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया, जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों में प्रेमा जी को उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब सम्मान किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी। यह बात प्रेमा जी के बेटे तक भी पहुंच गई। उनके बेटा बहू अपने माँ के पास गांव पहुँचे। उनकी बहू उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगी तो मोहित कहने लगा, मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया हूँ। ऐसा कहते हुए मोहित रोते हुए प्रेमा जी के पैरों में गिर पड़ा। प्रेमा जी ने कहा, बेटा आज मैं प्रसिद्ध हूँ तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर मैं प्रसिद्ध नहीं होती, मैं सड़क की धूल फाँक रही होती, मैं भीख मांग रही होती, तो तुम क्या मेरे पास आते, मुझसे माफ़ी मांगते? अपनी माँ कहते कहते अपने साथ जाने को कहते नहीं ना? तो ऐसे स्वार्थी बेटे के साथ मैं कभी नहीं रहना चाहूँगी और ना ही उसे कभी माफ़ करूँगी। बेटा तुम जहाँ रहो सुखी से रहो, अब तुम जा सकते हो। अब मुझे बेटे बहू की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं। इतना कहकर प्रेमा जी बाकी महिलाओं के साथ सिलाई के
काम में जुट गईं और बेटा बहू उनका मुंह देखते रह गए। प्रेमा जी के बेटे और बहू मुंबई जा चुके थे। उन्हें अपनी माँ की कही गई एक एक बात याद आती थी और वह अब शर्मिंदगी के कारण गांव में आकर किसी से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रह गए थे, इसलिए अब वह गांव नहीं आते थे। वहीं दूसरी ओर प्रेमा जी अपने बेटे और बहू से मोह बिल्कुल छोड़ चुकी थी। उन्हें बेटे और बहू से कोई मतलब नहीं था। वह अपने गांव वालों के साथ मिलकर काम करवाया करती थी, जिससे उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। लेकिन हाँ, उन्हें अपने पोते की याद ज़रूर आती थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो दोस्तों, प्रेमा जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।